हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत है। आपके लिए बड़ी और काम की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक सूची चर्चा का विषय बनी हुई है। जेपी नड्डा के हस्ताक्षर से जारी इस सूची में कई दिग्गज उम्मीदवारों के नाम गायब हैं और कई उम्मीदवारों की सीटें बदल दी गई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक आपको अपडेट भी दे देते हैं। जी हाँ, जेएमएच न्यूज़ चैनल में अब आपको मिलेंगी देश भर की तमाम लेटेस्ट और ताज़ा खबरें जो आपके काफ़ी काम की होने वाली हैं। सभी खबरें चुनाव से जुड़ी होंगी, इसी के साथ आपके काम की भी होंगी। जी हाँ, बड़ी और काम की खबरों को लेकर हम डेली आपके सामने हाजिर होंगे। आप लोग बने रहिएगा जेएमएच न्यूज़ चैनल के साथ। चलिए आगे आपको बताते हैं क्या हुआ। इतना ही नहीं, इस सूची में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को भी उतारे जाने की बात कही जा रही है। वायरल हो रही सूची में भाजपा के 2 बड़े नाम गायब हैं और माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में इनका पत्ता काटा जा सकता है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मेनका गांधी और वरुण गांधी, जिनकी सीट पर इनकी जगह अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी का नाम शामिल किया गया है। आप लोग सूची देख रहे हैं। इतना ही नहीं, सूची में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को भी उतारे जाने की बात कही जा रही है। वायरल हो रही सूची में भाजपा के 2 बड़े नाम गायब हैं और माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में इनका पत्ता कट सकता है। तो इस तरीके से देखिए सूची चल रही है। और अगली खबर पर गौर करते जो आ रही है, आम चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास में जुटे हुए हैं ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए खास है क्योंकि पिछले आम चुनाव में पार्टी ने यहां से 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी और केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। यही कारण है कि मोदी फरवरी और मार्च में अब तक राज्य में 1,07,08 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की धरती के सियासी महत्व को देखते हुए फरवरी मार्च में राज्य का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया। वह इसके जरिए 2019 में आम चुनाव में 2014 का प्रदर्शन दोहरा कर एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मोदी ने 11 फरवरी को वृंदावन मथुरा का दौरा किया था, जहां उन्होंने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अक्षय पात्र मिड डे मील का 300 करोड़वां भोजन परोसा और इससे संबंधित पट्टिका का अनावरण किया। इसके बाद 15 फरवरी को उन्होंने झांसी में 20,506 करोड़ की 8 परियोजनाएं, बुंदेलखंड के लिए पाइप्ड पेयजल परियोजना, डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एवं रेल से जुड़ी लाभकारी व जन कल्याणकारी योजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी को वाराणसी में 3,382 करोड़ रुपए से अधिक की 47 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा 24 फरवरी को उन्होंने गोरखपुर में 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की शुरुआत की। हालांकि यह किसी योजना पूरे देश के लिए, लेकिन गोरखपुर के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मोदी द्वारा किया गया। मोदी ने 3 मार्च को अमेठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 538 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री 8 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 380 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास किया। इन शिलान्यासों का सीधा मकसद लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देखा जा रहा है। मोदी ज़्यादा से ज़्यादा छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के प्रति और दिखाने की कोशिश में जुटे हैं कि हमने आपके लिए बहुत काम किया है। इसको लेकर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। क्या आपके ज़िले में काम हुआ है, बाकी में काम हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा और जिले का नाम भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली खबर पर गौर करते हैं जो बड़ी खबर आ रही है बनारस से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि किसी भी दिन आचार संहिता लागू हो सकती है, लिहाजा मंत्रियों और नेताओं में शिलान्यास और लोकार्पणों का दौर जारी है। कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भूमि पूजन के लिए मौजूद पंडित जी को पहुंचते ही आदेश दे डाला। कहा कि पंडित जी, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, बस नारियल फोड़ने वाली शॉर्टकट पूजा करवाइए। सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी काफ़ी जल्दबाजी में दिखे। उन्होंने भी फटाफट पूजा की बात कहते हुए डिप्टी सीएम को लखनऊ में अर्जेंट मीटिंग लेने जाना है, आप नहीं समझ रहे हैं, आचार संहिता का दबाव हर जगह है। वहीं ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण का दौर लगातार जारी है। सरकार की कोशिश है कि अधूरे पड़े कार्यों को ताबड़तोड़ अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, आचार संहिता के लागू होने के बाद किसी तरह के लोकार्पण या शिलान्यास नहीं किया जाता है। सरकार की शक्तियां बेहद सीमित हो जाती हैं। यही कारण है कि अंतिम वक्त में सरकार पूरी ताकत के साथ काम को अंजाम दे रही है। इसी कारण से पीएम से लेकर सीएम तक किसी को फुर्सत नहीं है। अगली खबर आ रही है जो रेलवे से जुड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन पर बत्ती जलाने बुझाने के लिए मिलेंगे लाखों रुपए, ऐसे करना होगा आवेदन।
ये खबर काफ़ी कन्फ्यूजन वाली लेकिन काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप नौकरी करने की सोच रहे हैं तो फिर एक ऐसी सरकारी नौकरी तो नहीं लेकिन नौकरी है जिसमें आपको लगातार काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं भी आ जा सकते हैं। इस नौकरी के लिए आपको मासिक वेतन तो मिलेगा ही, इसके साथ ही रिटायरमेंट होने पर पेंशन भी मिलेगी। नौकरी क्या है वह आपको बता देते हैं। इस नौकरी के लिए आपको केवल रेलवे स्टेशन की तय समय पर लाइट जलानी और बुझानी होगी। नौकरी 2026 में शुरू होगी और इसके लिए आवेदन 2025 से शुरू होंगे। दुनिया भर के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी यह स्टेशन बन रहा है और रेलगाड़ियों का परिचालन भी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। स्वीडन के गोथेनबर्ग कोर्सनबैगन रेलवे स्टेशन में नौकरी निकली है और यह अनूठी नौकरी स्वीडन के 2 कलाकारों साइमन गोल्डन और जैकब सेनेबी ने निकाली है। उन्होंने इसे इंटरनल एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया है। तो ठीक है, तो भविष्य की बात है, भविष्य में देखेंगे। अगली खबर पर गौर करते हैं जो काफ़ी आपकी इम्पोर्टेंट है और जानना जरूरी है। भोपाल से आ रही है ये खबर, इसको खबर को लेकर चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। सरकार ने अध्यादेश के जरिए प्रदेश के, जी हाँ, मध्य प्रदेश की यहाँ बात हो रही, मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देने का निर्णय कर लिया है। शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसको मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़कर 27% हो गया है। अब जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस का एक और वादा पूरा हो गया। घर में किसी भी शादी हो और देश के प्रधानमंत्री का बधाई संदेश ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ भोपाल के रहने वाले कमलेश के साथ, जिसके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश आया है। जी हाँ, तो एक ओबीसी वर्ग के लिए काफ़ी खुशखबरी है। अगली खबर पर गौर करते हैं। 1 अप्रैल 2019 से होम और ऑटो और पर्सनल लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदल जाएगी। इससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर होगा। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब। 1 अप्रैल 2019 से होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदल जाएगी। बैंक फिलहाल खुद ही तय कर सकते हैं कि ब्याज दर कब घटानी और बढ़ानी है, लेकिन अप्रैल से बैंक को आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटानी होगी। यही व्यवस्था छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले कर्ज पर भी लागू होगी। आपको यहाँ बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में नियम बदल दिया है। ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा ये भी बता देते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क का आरबीआई का प्रस्ताव तारीफ के काबिल। इससे न सिर्फ एमएसएमई सेक्टर को फ़ायदा होगा बल्कि फ्लोटिंग रेट पर होम और ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों को भी फ़ायदा होगा। अब क्या है अभी बता देते हैं, अभी क्या चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वालों के लिए विभिन्न कैटेगरी की फ्लोटिंग ब्याज दरें अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी बता देते हैं। आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलने की राय में पारदर्शिता आएगी और अब दर ऐसे तय होंगी ये भी बता देते हैं आपको। बैंकों के पास पहला विकल्प रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट के आधार पर दर तय करने का होगा। दूसरा और तीसरा विकल्प 91 दिनों या 182 दिनों की अवधि वाले सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न जितनी ही दर का होगा। चौथा विकल्प ये होगा कि बैंक 3 संस्थाओं से मिलकर बने FBIL द्वारा मानक तय कर दर तय करे। वैसे सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न भी FBIL ही तय करेगी। तो ये तो खबर आपके काम की थी जो बैंक से जुड़े हैं और ब्याज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं और ब्याज के विषय में जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए यह काम की खबर थी। अगली खबर पर गौर करते हैं जो रिलायंस को लेकर आ रही है। रिलायंस जियो गीगा फाइबर को लेकर खबर आ रही है। शुरू में 1100 शहरों के 5 करोड़ घरों में उपलब्ध कराई जाएगी सर्विस। इतने महीने तक मुफ्त मिलेगी सुविधा। जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड का ऐलान इसी साल जुलाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सालाना आम बैठक में किया गया। इसके बाद आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन कंपनी के इस ब्रॉडबैंड सर्विस की उपलब्धता को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। कुछ दिन पहले ही गीगा फाइबर को लेकर यह खबरें आ रही थी कि इसे मार्च 2019 में पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा। जियो की यह सर्विस अभी टेस्टिंग फेज से गुजर रही है, जिसके बाद ही इसे सर्विस को कॉमर्शियल तौर पर लागू किया जाएगा। 5 करोड़ घरों तक सर्विस पहुंचाने का लक्ष्य है। इस सर्विस को शुरू में 1100 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी की माने तो इस सर्विस को लगभग 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। महानगरों के अलावा इस सर्विस को सबसे पहले 30 शहरों में पेश किया जाएगा। अब शहर जो आप लोग जान लीजिए, अगर आपका शहर है तो कमेंट में बताइएगा, और आपका शहर अभी नहीं है तो आप तो भी कमेंट में बताइएगा कौन सा शहर नहीं है। तो इनमें सबसे पहले बेंगलुरु आता है, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, कानपुर, रायपुर, नागपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, गाजियाबाद, लुधियाना, कोयम्बटूर, आगरा, मदुरई, नासिक, फरीदाबाद, मेरठ, राजकोट, श्रीनगर, अमृतसर, पटना, इलाहाबाद, रांची, जोधपुर, कोटा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, सोलापुर और नई दिल्ली शामिल किए गए। हालांकि जिन शहरों में इस सर्विस की रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हुई है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये देखिएगा, जियो गीगा फाइबर जल्द ही आने वाला है, तैयार रहिएगा आप लोग, काफ़ी फ़ायदा होगा निश्चित तौर पर इससे। और
अगली खबर गौर करते जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर एक भ्रामक संदेश सर्कुलेट किया जा रहा है कि जब 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में देश को उनकी सेवाओं की जरूरत थी तो भारतीय वायुसेना के नियमित पायलट रहे राजीव गांधी देश छोड़कर भाग गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा वायरल किया जा रहा है मैसेज। इसकी पूरी सच्चाई आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, रिवर्स सर्च से पता चला है कि पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के दौरान जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को 2 दिन की हिरासत के बाद पाकिस्तान ने रिहा किया, उसके बाद से मैसेज तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। दक्षिणपंथी रुझान वाले फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वायरल संदेश के साथ लिखा जा रहा है कि जो राहुल गांधी आज भारत की एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, उनके पिता देश के मुश्किल वक्त में देश के साथ नहीं खड़े हुए थे। इन वेबसाइट ने साल 2015 और 18 में बिल्कुल यही दावा किया था जो हिंदी में लिखी वायरल पोस्ट में किया गया। बीबीसी के बहुत सारे पाठकों ने भी फैक्ट चेक टीम के व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट भेजा, जिस पर बीबीसी ने चेक किया। उस चेक में क्या निकल के सामने आया वो हम आपको बता देते हैं। भारत की सरकारी वेबसाइट पीएम इंडिया के अनुसार 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। वायरल मैसेज में जिस समय का जिक्र है यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का जो किया गया है, उस समय उनकी मां इंदिरा गांधी और भारत की प्रधानमंत्री थीं और राजीव गांधी भारत की राजनीति से दूर थे। सरकारी वेबसाइट के अनुसार विमान उड़ाना राजीव गांधी का सबसे बड़ा शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटते ही दिल्ली फ्लाइंग क्लब की लिखित परीक्षा दी थी। इसके आधार पर ही राजीव गांधी कॉमर्शियल लाइसेंस पाने में सफल हुए थे। और अब सच्चाई क्या है ये भी बता देते हैं। राजीव गांधी कभी भी भारतीय वायुसेना के नियमित पायलट नहीं रहे। उन्हें फाइटर पायलट बताने वालों का दावा बिल्कुल गलत है। तो आप लोग समझ गए होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा पूर्णतः गलत है। ऐसी खबरों को शेयर करने से बचें, वरना आपके खिलाफ भी IT एक्ट में मामला दर्ज हो सकता है। बिना खबरों को जाँच पड़ताल किए बिना शेयर ना करना चाहिए। ये हमारा सुझाव GMH न्यूज़ चैनल का सुझाव। कमेंट में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसी के साथ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? जी हाँ, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। गुड बाय, नमस्कार।